Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and articles of 14th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move on to the main content. So as you know, today is 14th of April. 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। 130वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और हमारे लिए इन सब कंटेक्स्ट की चीज़ों में 2-3 आर्टिकल्स हैं, 2-3 एडिटोरियल्स हैं। तो उन सारे आर्टिकल्स एडिटोरियल्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम रिलेटेड, बोथ प्रीलिम्स, मेंस, एसे, एथिक्स, इन सब में से जो भी रिलेटेड है, तो आज कम्प्लीटली जो आर्टिकल है दैट इज़ बेस्ड ऑन बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, दैट इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, हिज व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडियन इकोनॉमी, और सरकार ने उनके लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, उनको भारत रत्न मिला है, और गवर्नमेंट जो है उनके आइडियोलॉजीज़ को मानकर क्या क्या स्कीमें चला रही हैं। दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टुडेज़ एडिटोरियल डिस्कशन. सो इट इज़, you can say it at today is a B.R. Ambedkar special. Now, so as per the Gujarat government, that is, there are certain schemes that has been run by the government of Gujarat under the ideology of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, especially for the depressed class, that is the scheduled caste and scheduled tribe peoples के लिए जो स्कीम चला रही हैं। वैसे ही आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स, आज पेपर में एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आया होगा, अलग अलग राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, तो आपको उनका नोट बना लेना है। और मेंस हो या पीटी हो, उसमें कुछ इससे क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम चला रही है। तो अभी तक 21,14,000 स्टूडेंट्स को इतने पैसे मिल चुके हैं। यूनिफॉर्म में असिस्टेंस है, लोकल स्टडी अब्रॉड मिली है, ठीक है। कुनवर बाइनू मामेरी योजना, सरस्वती साधना सहाय योजना, अम्बेडकर आवास योजना, इन सारी चीज़ों के का आपको एक नोट बना लेना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू इम्पॉर्टेंट बोथ इन मेंस एज वेल एज इन एसे राइटिंग. नाउ व्हाट इज़ हियर इम्पॉर्टेंट इज दैट द न्यूज़ हैज़ कोटेड द आइडियोलॉजी ऑफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एंड दैट इज़ माई सोशल फिलोसफी इज़ नथिंग बट बेस्ड ऑन 3 things. So first is liberty, equality and fraternity. Liberty means फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी मीन्स समानता, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व यानी भाईचारा. तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन 3 चीज़ों पर ही स्थित है. नॉर्मली जो इंडियन पीपल है, इंडियन सिटीज़न है, भारत के लोग अम्बेडकर को 2 तरह से देखते हैं. 1, उनके बहुत बड़े सपोर्टर्स, सो दे सपोर्ट अम्बेडकर लाइक गॉड, अम्बेडकर इज़ लाइक गॉड फॉर देम. एंड अनदर सेट ऑफ पीपल हु कम्प्लीटली अपोज हिम, not openly but inside. Why? Because they believe that they have taken the rights and has given to the other people. They have claimed their other rights. So as a student of civil services, as a civil service aspirant, we must go to the facts, analyze the fact before coming to any conclusion. कोई भी राय बनाने से पहले हमारा काम होता है सारे फैक्ट्स को देखें, सोचें, समझें और तब राय बनाएं, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मेहनती व्यक्ति थे, बहुत ही विभिन्न परिस्थितियों से, बहुत ही डिप्रेस्ड परिस्थितियों से, बैकग्राउंड से, एक निम्न वर्ग के बैकग्राउंड से बहुत ऊपर तक गए, बहुत पढ़ाई की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट क्या थी, उनकी रिलीजन क्या थी. एनी पर्सन हु इज़ लेबोरियस, जो मेहनती है और जो इंटेलिजेंट है, सो एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड ऑलवेज बी सपोर्टिंग अ पर्सन हु इज़ मेहनती and laborious and intelligent, irrespective of your political alignation, irrespective of your caste alignation, irrespective of your ideology. What we need to see is what were his views on nationalism, what were the tasks done by him, and why he is only being considered. So many of the political parties are only considering Baba Saheb as a leader of a certain class of a society, and there is a misconception because he is not a leader of a certain class of the society. He is a national leader. He was a national leader and he fought for our independence, and he also made all his effort to develop a India, new modern India after independence as well. And how he did it, that we will see.
सो उन पे 2 आर्टिकल्स कंबाइन है, दैट इज़ द अम्बेडकर वी डोंट नो। ठीक है, नॉर्मली तो अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं दैट ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान निर्मात्री सभा के चेयरमैन थे, और बहुत लोग उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें उनको भी एतराज़ था ये चीज़ें, बिकॉज कि होता ये है कि सारा का सारा श्रेय, ऑल ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज़ गिवन टू मिस्टर अम्बेडकर। एंड उन्होंने खुद भी ये बात कही थी कि नहीं, मैं अकेले नहीं, मेरी एक पूरी टीम है, उस टीम का मैं चेयरमैन ज़रूर हूँ, लेकिन उस पूरी टीम ने मिलकर संविधान की ड्राफ्टिंग की है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया है। तो केवल मेरा नाम को या फिर मुझे इस तरह से कहना ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो होता यह है कि हम सिर्फ अम्बेडकर जी को तो श्रेय दे दिया जाता है, लेकिन बाकी लोगों का नाम हमें पता भी नहीं है। सो वी विल इंक्लूड विच वेयर ऑल द पर्सन्स, ऑल द 7 persons इंक्लूडिंग Ambedkar ji as a president who were involved in the drafting of the constitution. Okay, next is his views about nationalism. So we have combined those data and brought it for you. Now this is the team. So B.R. Ambedkar was the chairman and there were 7 more members. First was Alladi Krishnaswamy Iyer, D.P. Khaitan, M. Madhav Rao, Kanhaiyalal Maniklal Munshi and Gopalaswamy Iyengar, T.T. Krishnamachari and सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सो ये लोग भी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में इक्वली काम किया था। यस, ही वाज हिज कैप्टन, सो उनको श्रेय ज़्यादा जाता है, बट उस चक्कर में क्या होता है कि अंबेडकर जी को श्रेय देने के लिए हम इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं, जो कि एक नाइंसाफ़ी है। ओके, दिट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, सो वी शुड नॉट डू दिस। वी शुड इक्वली remember their names also, because they were also the drafting members and parts of the forefathers who drafted a beautiful document, that is the Constitution of India. So as we know, it is 130th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, and जो चीज़ें नॉर्मल लोगों को पता है आम सोसाइटी में कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे, एमिनेंट लॉयर भी थे, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं कि ही वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, मास्टर इकोनॉमिस्ट। और उसका एग्जाम्पल है कि ही रोट अ बुक दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उस बुक का रेफरेंस लेते हुए हिल्टन यंग कमीशन, जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया था, उस बुक के रिकमेंडेशन पर ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दैट इज़ RBI के स्थापना होने के पीछे का जो लॉजिक है वो B.R. अम्बेडकर ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि हमको इस तरह का एक सेंट्रल बैंक चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी को, बैंकिंग पॉलिसी को रेगुलेट करे, नियंत्रण रखे, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करे, और ये उनकी इकोनॉमिक दूरदर्शिता को दिखाता है कि कितने दूर तक, ओके, हाउ फार साइटेड ही वॉज, दैट ही रोटेड दिस बुक लॉन्ग अगो एंड बाय हिज रेफरेंस हिल्टन यंग कमीशन recommended the formation of Reserve Bank of India. Okay, another is he was also a member in the Executive Council of the Viceroy. So Viceroy of India after 1857 the crown, when the crown took over, उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, and when after 1857 India was named as the British Indian Territory and it was executed, or is what power by a top executive officer, and that was known as the Viceroy. तो क्वीन के बिहाफ पे वाइसरॉय इसका टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और उसको एडवाइस करने के लिए 2 कमेटी बनती थी, वन वाज अ लेजिस्लेटिव कमेटी एंड अदर वाज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसी वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लेबर डिपार्टमेंट के मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो लुक एट द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लुक एट द रीच। सो ही वाज इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, ही वाज लॉयर ऑल्सो, he was championing for labor rights also, आगे पढ़ेंगे, he was championing for social welfare also, women's right also, nationalism. So he was a man with a multiple talents, okay, a multiple, so he had a multiple shoes to fit in. Based on his ideas and his writings, Central Water Commission, Labor Bureau, Trade Disputes Bill, इरिगेशन कमीशन, नेविगेशन कमीशन, इन तरह की चीज़ों को निर्माण में, इन तरह की चीज़ें के निर्माण में, इनके आइडियोलॉजी में, इन तरह की इंस्टीट्यूशंस बनाने में भी B.R. अम्बेडकर जी के विचारों और उनकी रेटिंग्स, उनके ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन का बहुत बड़ा योगदान है। हिज आइडियाज़ वर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दामोदर वैली एंड सोन वैली।
जो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन है यूएसए में, उससे उन्होंने रेफरेंस लेकर इंडिया में दो ऐसी वैलीज यानी कि वाटर प्रोजेक्ट दामोदर विच आर सौरव बंगाल एंड सोन नदी जो एमपी यूपी और बिहार के बीच शेयर होती है, उनके वाटर को कैसे होल्ड किया जाए, किस तरह से उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया. दैट वाज इन दामोदर वैली एज वेल एज इन सोन वैली कॉरपोरेशन. सो ही वाज ऑल्सो अ बिट ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज ऑल्सो. ओके, सो इकोनॉमिस्ट, लॉयर, labor reformer, social reformer, women rights, constitution drafter committer and engineering knowledge also. He wrote a book called Small Land Holdings and Their Remedies. जैसे कि आपको पता है कि भारत में आज भी 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है. दैट इज़ वेरी लेस. और उन ज़मीनों पर जो वो फसल उगाते हैं, वो फसल भी इतनी ही होती है कि जितने वो अपना खा पी कर गुजारा करें, यानी कि ट्रेड, बिजनेस, selling, that is not the part of their daily life, and so they are just a subsistence farming. That method is called subsistence farming, not a mechanized one. And in order to solve the problem, the very age, that is उन्होंने in the mid of the 20th century में ही ये बात कह दी that small and land holdings के solution क्या होंगे. तो that solution will be industrialization of agriculture as the solution. That is एग्रीकल्चर का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है, कम्युनिटी फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग. दीज आइडियाज़ वेर वेरी वेल एंश्राइंड, वेरी वेल नॉलेज्ड, वेरी वेल नोन बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, and that is why one more attribute that he was also an agriculture economist. Owing to his ideas, उन्हीं के आइडियाज़ की वजह से संविधान में हमने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि he was a promoter of equality, rights of the depressed class, right of the labor class, and that is why we see in the directive principles of state policies equal pay for equal work has been enshrined. Universal adult franchise, since he was a promoter of equality, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ और जब वोटिंग की व्यवस्था चल रही थी तो एक बड़े लोगों का मत था कि भारत में जो लिटरेसी है वो बहुत कम है, तो ऐसे में लोगों को किसको वोट देना है, नहीं देना है, वोटिंग करने के बारे में पता नहीं होगा. तो बहुत से लोग ये चाहते थे कि उसमें जो है कुछ लोग पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो ग्रेजुएट हों, उन्हीं को वोट देने दिया जाए ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है. क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही होती थी वोटिंग, ठीक है, हर किसी को वोटिंग राइट्स नहीं थे. कुछ बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल ही वोट दे सकते थे. और उसी सिस्टम को कैरी करने के लिए लोग बात कर रहे थे. ऑल ओवर पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे थे कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बिकॉज यहाँ लिटरेसी कम है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. बट उस प्लान को अवॉइड करते हुए नेहरू जी एंड अम्बेडकर जी, बोथ नेहरू एज वेल एज अम्बेडकर, सिंस नेहरू वाज अ पॉलिटिकल लीडर, वाज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी पॉलिटिकल अपील ज़्यादा थी, पॉलिटिकल पावर ज़्यादा था. अम्बेडकर डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑल अक्रॉस द इंडिया, बट ही वाज अ टैलेंटेड पर्सन. So his talent and his political will, might of that person, they stood for universal adult franchise. That is हर व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, क्योंकि भारत के लोगों में भले ही जो लिटरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो, लेकिन पॉलिटिकल लिटरेसी हमारे में बहुत अच्छी है. और इसी वजह से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए हर व्यक्ति वोट देगा और तभी सही मायने में लोकतंत्र बचा रहेगा. और वो लोग जो हमारी डेमोक्रेसी पर शंका उठा रहे थे, उनमें खुद आजकल डेमोक्रेसी नहीं चल रही है. एंड वी आर स्टिल स्ट्राइविंग ऑन द 73rd ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एंड वी आर वेरी प्राउड टू मेंटेन टू गोइंग टू सेलिब्रेट 75th independence, and still we are working and we are striving and we are being the 5th largest economy in the world. We are going to get 5 trillion economy till 2030 का हमारा लक्ष्य है बीच में, लेकिन there is no COVID times, so this might get shifted, but we may achieve it near after 2035 and we will become the 3rd largest economy in the world. So based on his ideas of universal adult franchise, our democracy is strong, strengthened. Similarly, he was also a lawyer, also an advocate of social reforms, especially of the women rights, and that is why he started social reform from the Hindu Code Bill. Okay, the rights of marriage, personal marriage, succession,
शादी विवाह का सक्सेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी में बंटवारा कैसे होगा, अडॉप्शन कैसे करेंगे, इन सारे रीजन को पूरे भारतीय समाज में ही बहुत ज़्यादा महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको दूर करने के लिए ज़रूरी था कि इस तरह के रिफॉर्म्स भी लाया जाए. बट दे वर टू अलग डिफरेंट कंडीशन, वन वाज हिंदूज एंड अदर वाज मुस्लिम्स. सिंस मुस्लिम्स वेयर माइनॉरिटी, सो इट वाज थॉट कि अगर पहले हम मुस्लिम्स के लिए ये बिल ले आएंगे, उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने वाला बिल, तो उनको लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, इसलिए पहले जो मेजॉरिटी कमेटी है उसको रिफॉर्म करो. उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था. आगे पढ़ेंगे हम. हिंदू कोड बिल, यहाँ तक बात आ गई थी कि नेहरू जी वांटेड टू रिज़ाइन, अगर ये बिल नहीं पास हुआ तो आई विल रिज़ाइन, एंड देन दिस बिल वाज पास्ड. सो उस बिल को बनाने में, उसकी ड्राफ्टिंग में भी अम्बेडकर जी का बड़ा हाथ था. एंड उसी का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द ट्रिपल तलाक बिल, पास हुआ है अभी रिसेंटली, 2016-17 की बात है. और इसको और आगे बढ़ाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है वो फाइनल अप्रोच है, बट उसके पीछे देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़. बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इज आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शॉल इंट्राइव, यानी जो स्टेट है, यानी कि भारत की जो पॉलिटी है, भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाए, लाया जाए, बनाया जाए. ठीक है. सो इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. In his last speech in the constitution he said democracy and caste system cannot exist. So अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, और अगर कास्ट सिस्टम रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं रह सकती. So these were his points. Second, he was a true nationalist, and that is why he said कि we are Indians first, then we are some other person. यानी कि हम पहले भारतीय हैं, फिर किसी प्रांत के लोग हैं, गुजराती, मराठी, ओके, मद्रासी, तेलंगाना, then Brahmins, non-Brahmins, etc. But first we are an Indian, then we are another one. Nationalism has no space for parochialism, that is sankirnta, यानी कि narrow mindedness. Nationalism is a broad concept and it is a concept of unity, assimilation. लोगों को एक साथ जोड़ने का कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म. ये छोटी विचारधारा का कॉन्सेप्ट नहीं है. नेशन इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एंटिटी, ये कोई एक फिजिकल या कानून में लिखी हुई चीज़ नहीं है कि किसी ने नेशन को डिफाइन कर दिया और एक बुक का डेफिनेशन होगा नेशन. नेशन इज़ अ कल्चरल एंटिटी जो कि लगातार कंटिन्यूस एफर्ट, सेक्रीफाइस और पैट्रियोटिज्म से बनता है. सो दीज वर द व्यूज़ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एंड यू कैन डायरेक्टली कोट देम व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द नेशनलिज्म, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द अम्बेडकर्स व्यू, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन डायरेक्टली कोट such points. He took ideals from the French Revolution and said लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द माई 3 बेसिक मॉडल्स फॉर सोशल रिफॉर्म. यानी किसी भी सोशल रिफॉर्म के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ लिबर्टी, इक्वलिटी एज वेल एज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, बंधुत्व, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग द पीपल. ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट एंड डिफाइंड नेशनलिज्म एज अ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ किनशिप. यानी कि रिलेशन, काइंड रिलेशनशिप होना चाहिए बीच में, लोगों के बीच में, ना कि extremism, differences, discrimination, and that is why he was most of the propounder. उन्होंने आर्टिकल 17 इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, which was against the untouchability and discrimination based on caste, color, and he was also a promoter of women's right. और उन्हीं के एफर्ट से जो मैटरनिटी बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है DPSP में वो भी लाया गया. बाद में सरकार ने उसको पास भी किया है और अभी अच्छी सारी उसकी लीव भी मिल रही हैं. He was completely against the 370 because he was a true nationalist and he didn't wanted to pass this bill. That's why इसी वजह से उन्होंने इस आर्टिकल 370 को टेबल भी नहीं किया, बिकॉज उन्होंने कहा था सदन में कि मैं देश के साथ ये चीज़ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ. आर्टिकल 370 जो होगा वो इंडियन की सॉवरेनिटी के साथ एक विश्वासघात होगा, क्योंकि ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन यूनियन. सो इंडियन फेडरेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है. स्ट्रॉन्ग यूनियन मीन्स वहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट जो है उन कंपैरिजन में लेस पावर है, इन कंपैरिजन टू द USA जहाँ स्टेट्स और सेंटर के पास ऑलमोस्ट सेम पावर है. इन और ज़्यादातर देखेंगे तो स्टेट्स के पास कंपैरेटिवली सेंटर से ज़्यादा पावर है कुछ जगहों पर. ओनली डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को जो वहाँ का फेडरल सिस्टम देखता है. अदर्स अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग लॉ हैं, उनके सिटीजनशिप भी अलग अलग है. लेकिन भारत जिसमें बहुत सारी विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, बहुत उसको बांध के रखना ज़रूरी था. एंड दैट इज़ वाई ही वॉज द फॉलोअर ऑफ यूनियन, not federation. So he used the word union. So India is a union of states, not the federation. Federation में होता है कि अलग अलग states मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं
और यूनियन में होता है कि एक ही राष्ट्र है, उसको अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है. सो यूनियन इज मोर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू अ फेडरल यूनियन. And since he was a supporter of true union, strong center, true nationalist, he was a complete opposer of Article 370 and which has been revoked. Supporter of a strong union, and his motto was Bahujan Hitaya and Bahujan Sukhaya. So everybody should be benefited, everybody should be welfare. Based on this, the government has planned a Panch Tirth. ठीक है, पंच तीर्थ स्कीम के अंदर 5 तीर्थ को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है. फर्स्ट तीर्थ जन्मभूमि, मऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पर एक ग्रैंड मेमोरियल बनाया गया है. सेकंड इज शिक्षा भूमि, लंदन में जहाँ पे वो रहते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, उस कॉम्प्लेक्स को खरीद लिया गया है. सो वहाँ जो पढ़ाई करने का जो पैसा था उनका सयाजी राव गायकवाड़, बड़ौदा स्टेट के राजा उठाते थे, उनके खर्चे पर वहाँ गए थे. थर्ड प्लेस इज दीक्षा भूमि, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी, तो नागपुर महाराष्ट्र में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी. फोर्थ प्लेस इज महापरिनिर्वाण, वेयर अम्बेडकर जो है उनकी आखिरी सांस यानी कि वेयर ही डाइड. एंड फिफ्थ इज चैत्य भूमि, जहाँ पर उनको फ्यूनरल किया गया था. तो इन 5 जगहों पर नागपुर, ओके, देन बॉम्बे एंड हिज बर्थ प्लेस एट मऊ एंड लंदन, इन 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.